कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च में हम वैलिडिटी के बारे में बात कर रहे थे। हम कल ये देख रहे थे कि फेस वैलिडिटी यानी कि अंकित वैधता, इसका अर्थ ये होती है कि जब हम कोई सर्वेक्षण करते हैं और इसका जो प्रश्नावली होती है उसको एकदम करेक्ट या सटीक तरह से नापने के लिए, उसके मापन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए उसको हम पहले डिसाइड करते हैं। हमें ये बात है कि कुछ व्यक्तित्व के लक्षण को हम मेज़र करते हैं या उनके प्रश्नावली को भरने के लिए हम देखते हैं, कहते हैं सारे प्रतिभागियों से उनके जो लक्षण होते हैं, जिस तरह के उनका रिएक्शंस होते हैं वो उनके फेस में आते हैं। तो कुछ हद तक उसको हम देख करके हम फेस वैलिडिटी को हम और उनके जो स्टेटमेंट है कितना वैलिड है उसको हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के लिए अगर आपने कोई रिएक्शन मांगा तो उसके मन में जो भावना होगा उस भावना के अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन में भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ये पूछते हो कि वेज बेहतर है कि नॉन वेज बेहतर है, तो अगर आप वेज खाने वाले के सामने अगर नॉन वेज की बात करोगे तो उसका फेस में थोड़ा चेंजेस आती है, इसको आप नोटिस कर सकते हो। वेज वाले के सामने अगर वेज के बारे में बात करोगे तो उनके में एक्सेप्टेंस ऑलरेडी मौजूद होती ही है, क्योंकि वो वेज के लिए पहले से क्या होते हैं, वो अपने आप में प्रमोटेड होते हैं। तो उनके फेस में ऐसे आपका रिएक्शंस आते हैं, इसको हम देख के कहते हैं फेस वैलिडिटी। लेकिन ये वीक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। साइकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है जिसमें हम इंसान के हाव भाव को, उसके बिहेवियर को हम स्टडी करने के लिए उसके फेस को देख के हम बहुत हद तक हम आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ डेटा हमें मिल सकती है। उसके बाद उस डेटा को हम क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन हमें एक आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन में या साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक जो अध्ययन होती है स्टडीज़ में, या फेस वैलिडिटी में बच्चों की बहुत ज़्यादा असर पड़ती है कि बच्चे का जो चेहरे का एक्सप्रेशन देख करके माँ को समझ आ जाता है कि एक्चुअली बच्चे को क्या हो रही है, क्या इमोशन है, क्या चाहिए होता है। फेस वैलिडिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली हमें जिसको देख के, मान लो कि अगर आप किसी को देख के आप देखते हैं कि बहुत आपका हेल्दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मन से भी हेल्दी हो और हाँ सामाजिक आध्यात्मिक सारा चीज़ से वो हेल्दी ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हमें देख के लगता है कि वो हेल्दी है कि नहीं है। आप वैसे देखोगे कि बहुत सारे ऐसे योगी होते हैं जो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट दिखते नहीं है, लेकिन वो बहुत फिट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं उनके अंदर, मन की स्ट्रेंथ, बाकी सब चीज़ों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए फेस वैलिडिटी का महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन वीक होता है, क्योंकि जो आप डिसाइड करते हो ज़रूर नहीं है कि होगा ही वो, उसको फिर क्रॉस चेक करने पड़ते हैं। योगी जन जितने सामर्थ्यवान होते हैं, जितने आपका शक्तिवान होते हैं, वो उनके मन में होती है। और एक फिजिकली कोई व्यक्ति अगर उनसे ज़्यादा अगर मस्कुलर भी दिखेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उनका जैसा शक्ति होगा, क्योंकि वास्तविक योगी की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है एक साधारण मस्कुलर इंसान से। तो ये आपका क्या है, आपका एक लिमिटेशन होती है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। फिर आता है आपका कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मतलब क्या होता है कि इसको आप कह सकते हो कि किसी सिंबल के निर्माण में या किसी संकेत के निर्माण में उसके अवधारणा के सारे पहलुओं को मापता है। एक सिंबल देख के आप कह सकते हो कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। जैसे अगर रेड क्रॉस का अगर दिखेगा कहीं पे तो आप समझ जाओगे कि रेड क्रॉस का मतलब क्या है और ये किससे संबंधित चीज़ें हैं। तो ये कंटेंट का वैलिडिटी, इसके वैलिड को बता देता है। अगर कोई स्कूल ड्रेस के अगर पहने हुए कोई है तो आप समझ जाते हो कि इसमें से जय सारे के सारे स्कूल के बच्चे हैं। इसी तरह से आप जैसे मान लो कि कोई योग के पुस्तक अगर होता है तो उसको देख के आप समझ जाते हो कि इसमें योग की पुस्तक के इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कंटेंट के इसके कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आपका इंडिकेट करता है, इंडिकेटर कह सकते हो कि ये मेज़र करता है कि सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट, या आप कह सकते हैं कि कंसेप्ट जो भी हम इसके अंदर होती है
ये एक हिस्सा इसका एक पार्ट है कि नहीं है। जैसे मान लो अगर आपने एक बुक देखा और बुक के ऊपर लिखी हुई है आपका जियोमेट्री का फिगर बनी हुई है या ट्रिगोनोमेट्री लिखी हुई है, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा लिखी हुई है, तो अगर आपका बुक का अगर मान लीजिए कि इमेज अगर कवर का कुछ ऐसा होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे आपका सर्कल बना हुआ है, सपोज करो आपको भले ही चीज़ें नहीं आता हो या नहीं आता, ऐसा सर्कल बनी हुई है और इसके बाद इसमें ऐसा कुछ अगर मान लो कि इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, ऐसे एक आपका ऐसे दिखता है, ये दिखता है, तो आपको क्या लगता है ये क्या होना चाहिए? इसमें एंगल आपका 60-30 कुछ इसमें लिखा होता है और इसमें ऐसा लिखा होता है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 ऐसा लिखा होता है। देख क्या क्या समझ जाओगे कि ये मैथ की बुक है। इसके अंदर क्या कंटेंट है? मैथ से संबंधित जो भी फॉर्मूलाज होंगे, जो चीज़ें होंगे इसके अंदर होंगे, भले ही आपको मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा आता हो या ना आता हो। ये होती है आपका कंटेंट की वैलिडिटी होती है कि इसको अंदर ही अंदर उसका जो कंटेंट क्या है ये हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये होती है आपका कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट में वैलिडिटी का जो आपका पूरा अर्थ ही होता है कि कंटेंट उसके अंदर क्या है, कौन से कंटेंट है। अगर किसी जगह मेढक का चित्र बनी हुई है किसी कॉपी में, तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें क्या बायोलॉजी से संबंधित कोई कंटेंट होंगे। तो सामग्री वैधता हिंदी है कंटेंट वैलिडिटी की, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक आपका सिंबल का निर्माण करता है। सिंबल से क्या होता है, हमें पता चल जाती है कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है। जैसे बता दिया अभी आपको कि रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस एक आपका सिंबल है जिसका देख के आप समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। वैसे अगर मान लीजिए कहीं एम्बुलेंस का अगर कुछ लिखा है, अगर आपका मतलब रेड क्रॉस है तो आपको समझ जाते हो कि इसमें आपका जो मेडिकल से संबंधित चीज़ें होंगे। उसी तरह से आपका जब एम्बुलेंस का कुछ आपका ऐसा सिंबल होती है तो आप जब समझ जाओगे कि इस गाड़ी में क्या है, कोई मतलब बीमार व्यक्ति से संबंधित है। तो वैसे ही जो है हर चीज़ के लिए क्या किया गया है, एक सिंबल बना दी गई है। तो उस सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, हमें उसके अंदर जाके देखना नहीं पड़ते, हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होंगे। तो ये हम कहते हैं इसको सामग्री वैधता। इसमें जो सिंबल यानी कि संकेतक का निर्माण की अवधारणा के सारे पहलुओं को मेजर करता है। इसके ऐसा नहीं कि अगर एक पार्ट को नहीं करता बल्कि पूरे को ही करता है, क्योंकि अगर मान लो एक बुक के ऊपर अगर लिखी हुई है कि अगर मान लो ऐसा इमेज अगर बनी हुई है इस तरह के, इसका मतलब ये है कि पूरा बुक ही क्या मैथ की बुक है। सेम तरह से अगर मान लो किसी बुक के इमेज में अगर आपका मेढक का बनी हुई है, प्लांट बनी हुई है, उसमें कुछ आपका डिस्कशन दी गई है, आपका जैसे कुछ आपका लैब में कुछ कोई आपका जैसे एक्सपेरिमेंट का कुछ आपका फिगर दी गई है, तो आप समझ सकते हो कि साइंस की बुक है। पूरे बुक में क्या साइंस ही है, ऐसा नहीं कि 2-4 पेज साइंस पे होगा बाकी नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होती है आपका कंटेंट वैलिडिटी को हम मेजर करते हैं। महत्वपूर्ण है, आपको क्लियर हो गया होगा इस समय कि किसे कहते हैं हम लोग कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट द कंटेंट वैलिडिटी में क्या 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 बोलेंगे हम, द इंडिकेटर मेजर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट। सारे एक बुक के अंदर अगर देखते हो तो पूरा बुक ही आपको बता देगा कि इस बुक में क्या क्या है। फिर होती है आपका क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन में क्या होती है इसमें कि इसको कहते हैं मानदंड वैधता, हिंदी में बोलेंगे तो मानदंड वैधता यानी कि क्राइटेरियन वैलिडिटी ये एक मेजर करता है, एक संकेत भी करता है कि एक दूसरे के साथ दूसरे उपाय का जो परिणाम वो आप कितने ज़्यादा आपका जो है आपका फोरकास्टिंग करता है, यानी कि भविष्यवाणी करता है। क्राइटेरियन वैलिडिटी जो होती है किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, कि हम बोलते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर हम पास के लिए बात करेंगे तो पहले ऐसा था कि जो बच्चे 33% से कम लाएंगे तो उनका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, फेल के अंदर गिना जाएगा, वो फेल माने जाते हैं। 33 से ज़्यादा लेकिन 45 से कम तो उनका माने जाते थे थर्ड डिवीज़न में पास मानते थे।
ये क्या हुआ, एक क्राइटेरिया हो गया। जितने भी बच्चे को ऐसा होगा, किसी का 33 आएगा तो भी 30 डिवीज़न, किसी का 44.9 आएगा तो भी क्या 30 डिवीज़न आएगा, ये पूरा एक क्राइटेरिया हो गया। उसी तरह से आपका मान लो कि अगर कहा जाए कि 45 से लेके 45 या उससे ज़्यादा और 60 या उससे कम, 60 से कम होंगे और 45 या उससे ज़्यादा होंगे तो उसको सेकंड डिवीज़न माने जाएंगे, और 60 से ज़्यादा होंगे तो उसको फर्स्ट डिवीज़न माने जाएंगे। मान लीजिए ऐसा बनाया गया। तो ये क्या हुआ कि कौन बच्चे किस क्राइटेरिया में जाता है उसको ये बता देता है। तो द इंडिकेटर corresponds with and is predictive of measurement using related indicators। क्या क्या इंडिकेटर्स है इसमें, जैसे बताया अभी आपको मैंने कि अगर आप इतने नंबर के इतने मार्क्स अगर लाते हो तो आप इस क्राइटेरिया में आप रहते हो। उसी तरह से अगर आप जैसे ट्रेन में आप ट्रैवल करते हो तो टिकट की अमाउंट आप कितना देते हो उसके अकॉर्डिंग आपका एक क्राइटेरिया आपका सेट होती है कि आप फर्स्ट एसी में जाओगे, सेकंड एसी में जाओगे, या थर्ड एसी में जाओगे, या फिर स्लीपर में जाओगे, या फिर आप जनरल में जाओगे। तो ये आपका अलग अलग इसको क्राइटेरिया को आपका दिखाता है। उसके जो टिकट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यात्रा करने की परमिशन मिलती है। ये वैलिडिटी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, मानदंड वैधता का इसको। इसके कई पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट कह सकते हैं आप। एक होती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, उसको कहते हैं भविष्य सूचक वैधता, यानी कि किसी चीज़ के लिए आप प्रेडिक्शन करते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है जो आपका हमने बोला कि मानदंड वैधता यानी कि क्राइटेरियन, इसको अच्छे से आप समझ लेना। क्राइटेरियन वैलिडिटी इसका एक पार्ट होती है। पहला पार्ट आपका आएगा, इसका हम कहेंगे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव, इसका कितनी ज़्यादा रोल है अभी आप इसके एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जैसे कोई घटना घटने से पहले आंकड़ों के आधार पे, शोध के आधार पे, रिसर्च के आधार पे अगर हम ये बता देते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चुनौतियां होंगे, क्या क्या स्थितियां हो सकती है, ऐसा अगर हम शोध करके बता दें तो फ़ायदा क्या होगा, वो समस्या आने से पहले उसके हम फाइट करने के लिए या उससे हम अपने आप को सही करने के लिए हम इस पर काम कर सकते हैं। ये होती है आपका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं इसको, जो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है कि इस परीक्षण के द्वारा सटीक भविष्यवाणी की जाती है कि भविष्य में क्या करना चाहिए, जिसके उद्देश्य के लिए हम परीक्षण किए थे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने परीक्षण किया कि पीने का पानी, तो पीने का पानी कितनी अवेलेबल है, तो पीने का पानी टोटल तो आपका 3% पानी ही पीने लायक होती है, उसमें 2% ग्लेशियर में होता है, तो 1% पानी ही हम नदी इत्यादि के द्वारा हमें मिलती है। तो जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से पॉपुलेशन पूरा वर्ल्ड में इंक्रीज होता जा रहा है, उस रफ्तार से अगर पानी अगर 1% ही रहेगा तो आने वाले भविष्य में कितनी बड़ी लोगों के बीच में पानी की समस्या होगी, मतलब पीने का पानी का समस्या इतनी ज़्यादा होगी। और उसके लिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है कि एक इंसान को एवरेज डेली कितने पानी की ज़रूरत होती है, और प्रति वर्ष पूरा वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन एक्स्ट्रा एडेड होते जा रहे हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। करने के बाद हम एक आपका जो मैथ्स का एक प्रोसेस होता है, कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उससे हम रेट निकालते हैं कि इस रेट से अगर पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करेगा और प्रति व्यक्ति को अगर इतने पानी की ज़रूरत होंगे पर डे, अलग जगह अलग अलग हो सकता है,
जहाँ पे गर्मी का जगह जहाँ होंगे वहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होंगे, जहाँ पे ठंड होंगे वहाँ पे कम होंगे। लेकिन एवरेज अगर निकालेंगे पर्टिकुलरली कि इतने पॉपुलेशन नए ऐड होते जा रहे हैं हर साल, और इतने जो है आपका अगर पर डे एक इंसान को पानी की ज़रूरत पड़ेगा तो हर साल पानी की डिमांड इस रेट से इंक्रीज करेगा। जब हम इस डिमांड को हम पहले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास पानी कितनी है, 1% ही है, तो किस रफ्तार से, किस स्थिति से, किस तरह से हमें उस पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं। और समय रहते इसका हम निदान निकाल सकते हैं। निदान कैसे? हम वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं। जैसे अभी शोध में हमें बात कर रहे थे कि कोशिश की जा रही है कि जो जलवाष्प होते हैं वो हर जगह होते हैं, क्योंकि देखो जैसे गर्मी का मौसम में हर जगह भाप मिलती है, आपका जो भाप के फॉर्म में, बादल के फॉर्म में रहती है, और आपका मॉइस्चर के फॉर्म में हमें हर जगह मिलती है। तो हम क्या ऐसा कोई डिवाइस बना सकते हैं जो वातावरण के पानी को कंडेंस करके हमें दे दे, ड्रॉप 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 हमें दे दे ऐसे। और मतलब अगर मान लो कि वो अगर इतना हो जाए, जैसे आज हर एक के पास एक मोबाइल फ़ोन होते हैं, वैसे ही घर के जितने मेंबर हैं उन मेंबर्स के अकॉर्डिंग, 3 या 4 मेंबर के अकॉर्डिंग अगर हम ऐसा कोई मशीन बना पाए जो वातावरण से जो जलवाष्प है उसको कंडेंस करके, संघनित करके पानी का रूप दे देगा, तो पानी एक तो बहुत प्योर होगा, क्योंकि जलवाष्प बहुत प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। उसके फिर उसमें आपको फिर आरओ वगैरह कुछ करने नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्योर पानी होते हैं। और ये हर जगह मिलेगा, जहाँ पे आपका बारिश हो ना हो, नल की व्यवस्था हो ना हो, क्योंकि जलवाष्प तो मिलते ही रहते ही हर जगह पे। तो ये जो किया गया है, ये क्या हुआ, ये शोध अगर सक्सेस होता है तो समस्या आने से पहले ही हमने उसको भविष्यवाणी किया समस्या का, और समस्या बहुत विकट होने से पहले ही हमने उसका समाधान भी ढूंढ लिया। तो ये जो शोध हम करते हैं ये होती है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। हम चेक करते हैं कि हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं कि प्रति व्यक्ति पानी इतना अगर कंज्यूम होंगे तो इस रेट से बढ़ेगा, तो इतने साल के बाद पानी, कितने लोगों को पानी नहीं मिलेगा और इसके लिए क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये जो होती है, हम जो फोरकास्टिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, इसके भी कुछ वैज्ञानिक क्राइटेरिया होती है कि हमने रेट कैसे निकाला, और हमने जो ये जो कैलकुलेट किया कि किस किस जगह पे कितने पानी अवेलेबल है और किस जगह पे पानी की कितनी डिमांड होती है। जैसे जो ठंडे के मौसम में या ठंडे जगह पे पानी का जितना डिमांड होगा, गर्मी के मौसम में या गर्म जगह पे पानी का डिमांड अलग तरह के होंगे। पानी का अवेलेबिलिटी कैसे कहाँ पर है, पानी का जो आपका जो ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसका स्तर कैसे कैसे चेंज हो रही है, उसका विज्ञान क्या है, ये सारे तमाम चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड करते हैं। और करने के बाद एक वैज्ञानिक तरह से हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और फिर उसका होती है वैलिडिटी क्या होती है, मान्य होती है या अमान्य होती है। तो अगर वो मान्य हो जाएगा तो फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। उसी तरह से कैंसर फैलने से पहले ही जिस कारण से कैंसर फैलती है उस कारणों का अध्ययन करके और किस रफ्तार से सोशल में स्प्रेड हो रही है, उससे कितने लोग अफेक्टेड हो सकते हैं, ये सारे कैलकुलेशन करके फिर जब आप एक रिजल्ट निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि अभी तो आई नहीं है, लेकिन 2030 तक इतने लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, और हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इसी तरह से कभी डायबिटिक के लिए भी बहुत पहले ही कहा दिया गया था, हमने उस तरह से हमने वर्क नहीं किया, इसलिए आज इतनी ज़्यादा डायबिटिक फैल गई है। जबकि ये बात बहुत पहले से ही आपका रिसर्च करके बता दी गई थी कि इस तरह की चीज़ें हमें सामना करना पड़ सकता है, जो आज हम सामना कर रहे हैं कि भारत में डायबिटिक की इतने जो मरीज जो हो गए, इतने पेशेंट जो हो गए हैं। मधुमेह के इतनी ज़्यादा बीमारी, इतनी ज़्यादा पहले तो था नहीं, अभी ऐसा हो गया है। तो खान पान, रहन सहन, हम जो जिस तरह के चीज़ों का जो हम उपयोग करते हैं, मिलावटी हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तनाव लेवल हो गया, इन सबको देख करके फिर इसको निकाली जाती है। इसे कहते हैं हम लोग प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, यानी भविष्य सूचक वैधता। फिर आपका इसके बाद आता है समवर्ती वैधता, यानी कि कनकरेंट वैलिडिटी। कनकरेंट वैलिडिटी भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जब भविष्य में
जो भविष्यवक्ता का जो मानदंड जो भी अभी को बता रहा था, उसका जो डेटा एक ही समय में एकत्र किए जाते हैं उसे हम समवर्ती वैधता कहते हैं। इसको हम कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी, कि जब आपका जो भविष्य में जो आपका भविष्य में होने वाली चीज़ों का जो शोध की जा रही है, उसके जो स्टैंडर्ड डेटा जो होती है वो एक समय में ही अगर इकट्ठा किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं आपका कंकरेंट वैलिडिटी। ये टर्म बहुत ज़्यादा बार आते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें अगर ये कंटेंट इसके बारे में अगर पता नहीं रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंकरेंट वैलिडिटी है क्या। ये वैलिडिटी के बारे में आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे आपको। कंकरेंट वैलिडिटी क्या होती है कि हमने क्या बोला, हमने कि जब आपका जो भविष्य, यहाँ भविष्यवक्ता ज्योतिष के हिसाब से नहीं है, यहाँ जो भविष्यवक्ता है वो डेटा का एनालिसिस करके रिसर्च के आधार पे है। तो जो आपका जो प्रोडक्ट जो कर रहे हैं, जो भविष्य के बारे में जो बता रहे हैं, उन्होंने जो स्टैंडर्ड डेटा को जब उन्होंने कलेक्ट किए होंगे वो एक ही टाइम पे किए गए कि नहीं किए गए, एक ही टाइम में किया जाना होता है सारे जगह से, उसे हम कहते हैं समवर्ती वैधता कहते हैं। क्यों? अब अभी हमने बात किया था कि पानी के लिए, तो पानी के रिक्वायरमेंट अगर आप एक ही टाइम में एक ही जगह के आधार पे करोगे, जैसे मान लो जून का समय है, मई जून का समय है, इस समय पानी का जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी भी ज़्यादा पानी लेता है, पेड़ पौधे भी ज़्यादा पानी का उपयोग करता है, और हमको नहाने की ज़रूरत बार बार पड़ती है। एक दिन में हम 2-3 बार नहा लेते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है। और पानी का बाष्पीकरण भी बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो कुछ डेटा अगर मान लो कि हमने मई जून में लिया, और कुछ डेटा को अगर हम मान लो कि अगर हमने दिसंबर में लिया, तो दिसंबर में पानी का डिमांड ऑलरेडी अपने आप ही कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो फिर आप जो निष्कर्ष निकालोगे वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों टाइम क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए कहते हैं इसको कि कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट मतलब एक आपका एक ही साथ, इसे हम कहते हैं समवर्ती वैधता। मतलब क्या हुआ कि एक समय में ही सारा डेटा का आप इकट्ठा करोगे, उस समय जो आप जो परिणाम निकालोगे, जो रिजल्ट निकालोगे, वो आपको एग्जैक्टली मतलब बहुत हद तक आपको सही चीज़ों को बताने में समर्थ होगा। नहीं तो क्या होगा कि अलग अलग टाइप का अगर निकालोगे तो वो आपको वो परिणाम नहीं देगा जो इसका एक्चुअल जो परिणाम है, जिसे कहते हैं हम लोग कंकरेंट वैलिडिटी, यानी समवर्ती वैधता। क्या बताएंगे इसके ऊपर कि इसको ये हम कंकरेंट में बारे में हम ऐसा बोलते हैं कि क्राइटेरियन के अंतर्गत कि ये पार्ट ऐसा होता है कि जब हम कोई डेटा को हम एक ही समय में एक ही साथ हम अगर एकत्रित करते हैं और उसका मानदंड भी आपका एक ही होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। अब जैसे मान लो अगर आपने देखा कि ये योग का प्रभाव क्या होती है पाचन क्रिया पर, तो पाचन क्रिया भी अगर मान लो कि अगर आपने देखोगे कि अगर आप दिसंबर के टाइम पे जब आपका ठंड का मौसम होती है, तो ऑलरेडी ही बॉडी ऐसा होता है कि आराम से पाचन क्रिया आपका अच्छा हो ही जाता है। लेकिन अगर इसी को अगर आप मेज़र करोगे अगर जून जुलाई में, तो क्या होती है, इतनी गर्मी होती है, तो उसमें क्या होती है, आपका डाइजेशन क्या होता है, उतने अच्छी नहीं रह पाती। तो कुछ डेटा अगर आप इस समय लोगे और कुछ डेटा अगर आप बाद में लोगे, तो क्या होगा, जो आप निकालना चाहते हो रिजल्ट वो वैलिड होगा नहीं होगा, वो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें जो आप निकाले हो वो अलग अलग टाइम पे है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका कंकरेंट वैलिडिटी। फिर आपका आती है पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी, यानी उत्तरोत्तर वैधता। तो इसमें क्या बताते हैं, पोस्ट डायरेक्ट, इसको हम थर्ड पार्ट में करेंगे, पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी। बहुत इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यदि परीक्षण किसी ऐसे वस्तु का जो आपका जो वैलिड मेजरमेंट लेते हो जो पहले घटित हुई थी,
उसको हम कहते हैं पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी। जैसे हमने बात बताया कि पिछले बार भी आपका ऐसा हुआ था कि हाँ, जो गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी तो क्या हुआ, पानी की कमी हो गई थी, या पानी की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, या इस तरह का जब चीज़ें जब हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी। तो बचपन की घटनाएं, वयस्क की जो यादें होती है उनके लिए जो परीक्षण जो काम करती है, ये सारे क्या होती हैं आपका जो पहले घट चुकी होती है। जैसे मान लो कि अगर आपने कहीं पे आपने योगाभ्यास किया और आपने मेडिटेशन में किया, आपने ध्यान में गए, तो ध्यान में जाने के बाद देखो कि आप इतना रिलैक्स हो गए, इतना आपका सुकून मिला आपको, तो ये जो मिला आपको ये क्या हुआ, ये हम कहते हैं पहले भी घट चुकी है। पहले आपको ऐसा आपने योग निद्रा भी आप जा चुके हो, उसके बाद अब जब फिर से अगर जाओगे तो इनके इफेक्ट का क्या कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आपको पता है कि ये वैलिड है, पहले भी हो चुका है, पहले भी आपने ऐसा मिला था कि आपका तनाव का लेवल काफ़ी नीचे आ गया था। तो ये जो हम दोबारा करते हैं इसे कहते हैं पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी। यदि किसी परीक्षण, किसी ऐसे हम वस्तु का एक वैलिड मेजरमेंट लेते हैं जो पहले भी वो चीज़ें घट चुकी है, जैसे आपने पहले भी आपने मेडिटेशन कर चुके हो, तो आपको वो स्थिति का एहसास है कि मेडिटेशन में कितनी आपका शांति मिलती है, आपका तनाव का लेवल कितने कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी, यानी उत्तर वैधता कहते हैं इसको हिंदी में। फिर आते हैं आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब क्या होती है, इसको कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निर्माण वैधता। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। इसमें संकेत के जो आपका जो कह सकते हैं कि प्राकल्पना को इस प्रकार हम मेजर करते हैं कि वो दिशा के संदर्भ में अन्य सारे जो दूसरे आपका जो उपाय होता है उसको कन्वर्ज हो, उसको वो कन्वर्जेंट कर देता है वो। जैसे मान लीजिए कि शिक्षा का स्तर या किसी आय का स्तर क्या करती है वो, अगर ज़्यादा शिक्षा होगा तो क्या मान सकते हो, अर्निंग ज़्यादा होगा, तो क्या करता है वो, उसको क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है कि अगर मान लो कोई अगर इंटर पास होगा तो उसका जो सैलरी होगा, वो अगर बीए पास होगा तो होपफुली कि सैलरी कुछ ज़्यादा हो सकता है, मास्टर्स कर लिया होगा तो सकता है कि और ज़्यादा हो सकता है। तो क्या हो सकता है ये कि ये शिक्षा का स्तर क्या होती है, उसके आय का स्तर का क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो ये क्या करते हैं, आपका निर्माण करता है, ज़्यादा आय का आपका निर्माण करता है। नॉर्मली ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे भी हम देखते हैं कि जो लोग, ऐसे बहुत लोग हैं जो स्कूल के किताबी शिक्षा कर नहीं भी पाए हैं लेकिन सफल व्यापारी बनके बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो लोग आपका वर्किंग में है या इत्यादि जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये 100% ट्रू नहीं होता कि जिसके पास एजुकेशन नहीं होता है, स्कूल के एजुकेशन, उनके पास आपका पैसों की हमेशा कमी ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें बहुत बड़े बड़े आपका बिजनेसमैन हैं। जैसे अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हो तो अदानी जी के हो गए, फिर आपका बिल गेट्स के हो गए, वो उन लोगों ने डिग्री उनका बीच में उन्होंने काफ़ी लोगों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया था। उनके साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, लोग थे जो टॉपर थे, वो उनके कंपनी में कभी कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ कि वो काम करके उनसे सैलरी ले रहे हैं, ये भी हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने ऐसे बहुत से मिले हैं, ऐसे लोग थे जो उनके साथ जो पढ़ाई करते थे उनको उनके कंपनी में जॉब मिला है, तो ये मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होती है, और ये भी एक वैलिडिटी भी है, वो माइक्रोसॉफ्ट के जब बिल गेट्स भले ही स्कूल के डिग्री नहीं लिए लेकिन उनके पास दूसरे विद्या बहुत ज़्यादा थी कि बिजनेस चलाने की, मैनेजमेंट करने की, जो बाकियों के पास नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक दिशा में तो होती ही है कि बुद्धि उनका बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, ज्ञान का बहुत तीव्र होती है। ज़रूरी नहीं होता कि ज्ञान का सोर्स खाली स्कूल की पढ़ाई ही हो। तो यहाँ पे इस जगह पे इसके हिसाब से क्या हुआ, ये वैलिड हो गया कि जिसको जितना ज़्यादा नॉलेज या ज्ञान रहेगा, चाहे ज्ञान किसी भी माध्यम से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ज्ञान स्कूली पढ़ाई से ही होगा, लेकिन जितनी ज़्यादा समझ होती है, विद्या आपका ज्ञान होती है, उसका क्या होती है, अर्निंग उतनी ज़्यादा हो सकती है, होने के चांसेस होती है। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका इसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं इसको।
The construct validity, the indicator measures the construct in a manner that is convergent with other measures in terms of direction. जैसे बताया अभी कि एजुकेशन का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उनका अर्निंग ज़्यादा होगा। तो ये एक तुम्हारा क्या होती है, आपका क्या होती है इसमें, ये एक कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की तरफ जाती है। और यहाँ पे एजुकेशन का मतलब केवल स्कूल एजुकेशन नहीं, नॉलेज का, समझ का, विद्या का, जिसके पास जितने ज़्यादा होगा वो उतने क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। फिर आपका आती है इसमें कि शुद्धता मतलब क्या होती है, एक्यूरेसी। इसका वैधता से बहुत ज़्यादा संबंध होती है कि अगर हम एक्यूरेट नहीं करेंगे रिसर्च को तो जो रिजल्ट होगा वो कुछ और ही निकल आएगा। इस तरह से क्या होती है, आप कह सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी के साथ आपका वैलिडिटी का बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप होता है। अब जैसे मान लो कि हमने चाहे आप साइंस का एक्सपेरिमेंट करो या आप आपका सामाजिक विज्ञान का किसी चीज़ का करो, एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। जैसे मान लो कोई अगर ब्लड टेस्ट कराने गया है तो ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट होगा उस रिपोर्ट को पहले तो टेस्ट की जाएगी, तो टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। अगर टेस्ट में अगर एक्यूरेसी नहीं होगा तो फिर रिपोर्ट का जो रिपोर्ट जो लिखी जाएगी उसमें वैलिडिटी होगा, वैलिड नहीं होगा। उस रिपोर्ट के आधार पर ही तो डॉक्टर कुछ डायग्नोसिस करेंगे ना, डॉक्टर मेडिसिन देंगे। अगर वो रिपोर्ट ही सही नहीं होगा तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी क्या होगा, गलत दिशा में जाएगा। सेम तरह से आपने जो डेटा लिया है, जो बातें बता रहे हो, अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगा, अगर इसमें शुद्धता यानी करेक्टनेस नहीं रहेगा तो जो आपका रिजल्ट होगा उसमें भी आपका गलतियाँ आ जाएगा। वो गलतियाँ इसके बाद जो लोग आपके शोध के बाद जो उसी टॉपिक पे जो लोग शोध करने के लिए आएंगे उनको क्या करेगा, उनको दिग्भ्रमित करेगा। तो ये इसलिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा संबंध होती है। आप कह सकते हो कि एक्यूरेसी जो है एक प्रकार की डिग्री होती है जिससे अनुसंधान प्रक्रिया और उसके जो उपयोग में लाया जो भी हम आपका इंस्ट्रूमेंट का जो यूज़ करते हैं उनके साथ संबंध होता है। जैसे मान लो कि अगर हमें किसी जगह पे अगर हम शोध कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि तापमान की कितनी डिग्री वृद्धि पर पानी की कितनी ज़्यादा खपत बढ़ जाती है। अब तापमान के जैसे जब तापमान आपका 25 के आसपास रहता है तब पानी के कितने लोगों में खपत होती है, यही तापमान जब 40 के आसपास होती है तब कितनी खपत होती है। तो तापमान का जो मेजर करने वाला जो मशीन है उस मशीन में ही अगर कुछ खराबी होगा, एक्यूरेसी नहीं होगा, तो आप उसमें वो दिखा रहे हैं 25 डिग्री और हकीकत में कितनी है 20 डिग्री, तो क्या होगा, आपका जो है परिणाम वो गलत हो जाएगा। या वो दिखा रहे 25 डिग्री, हकीकत में 30 डिग्री है, तो आप जो रिजल्ट निकालोगे कि इतनी इतनी पानी की खपत होती है वो क्या होगा, उसमें गलती आ जाएगी। इसलिए क्या होती है इसमें, ऐसे जितने भी आप करते हो, जैसे हम बताते हैं ना कि 2030 तक इतने लोगों तक कैंसर फैल सकता है, इतने मतलब आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को कैंसर हो सकता है इंडिया में। इसका मतलब क्या हुआ, जिस मेथड से इसको शोध किया गया था, अगर उस मेथड में कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ अगर एक्यूरेसी की कुछ कमी होगी तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, तो वो भी सही नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसका संबंध होती है। इसी को कहा जाता है कि सटीकता को भी हम नापते हैं, एक्यूरेसी को भी हम मेज़र करते हैं, इसके साथ हम एक दूसरे के साथ हम संबंध भी निकालते हैं। कोरिलेशन, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, उसको हम बाद में सांख्यिकी में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में। ये एक आपका एक्यूरेसी यानी सटीकता को भी नापती है कि क्या शोध उपकरणों में क्या सबसे बेहतर सर्वोत्तम संभव ढंग से हम चयन किया गया है, अर्थात सही तरह से लिया गया है डेटा को, डेटा लेने में कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक तो होती है आपका डिजिटल होती है, हमने डिजिटल का हमने उपयोग किया, और फिर क्या हुआ, मरकरी थर्मामीटर भी होती है, हमने उसका भी उपयोग किया। ऐसे कई माध्यम से जब हमने उसमें टेम्परेचर को हमने मेज़र किया, अगर सब में अगर लगभग समान की तरफ जाता है तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर में एक्यूरेसी है, क्योंकि सारे मशीन तो एक साथ ख़राब नहीं होंगे। इसलिए और इसके बाद और भी कि उसका जो हम डेटा ले रहे हैं क्या वो डेटा फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कि प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इत्यादि पे आपका डिपेंड करता है।
क्या वो जियोग्राफिकली डिपेंड करता है? क्योंकि अगर आप पृथ्वी के जो पूरा पूरा एग्जैक्टली गोल नहीं होता, इसके आपका पोल इत्यादि होती, जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो कहीं पे क्या होती है, रेडियस ज़्यादा होती है, त्रिज्या धरती का जो है कहीं पे कम होता है। तो अगर कोई आपका एक्सपेरिमेंट अगर गुरुत्वाकर्षण के एक्सेलरेशन पे अगर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी जो होती है अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। धरती पूरा पूरा गोल नहीं होता, कुछ इस तरह होती है, चपटा सा थोड़ा सा होती है। इसमें क्या होगा कि ये आपका ऐसे जाओगे अगर, तो रेडियस लोगे, तो ये इसको मान लेते हैं, हम नाम देते हैं ए बी सी और डी, बीच का मान लो ओ नाम दे दो, तो ओ ए जितना लेंथ होगा ओ डी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसके लिए जो जी निकालते हैं, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आप सिंपली इसको आर ले लो, आर स्क्वायर ले लो, तो आर मतलब रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू जब ओडी लोगे तो ओडी का वैल्यू कम होगा, तो जी का वैल्यू जो जितना आएंगे, अगर ओसी लेते हो तो आर का वैल्यू क्या, रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, तो जी का वैल्यू क्या करेगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अगर आपके शोध में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कुछ प्रभाव है, तो फिर आपको ये भी देखने पड़ेंगे कि जियोग्राफिक लोकेशन कौन सी है, किस जगह पे आप इसको मेज़र कर रहे हो, उस जगह पर एग्जैक्टली जी का वैल्यू कितनी है। इसी तरह से हमें सब कुछ देखने होते हैं कि हम जो डेटा ले रहे हैं उसमें एक्यूरेसी है कि नहीं है। अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपका गलत निकलेगा, क्योंकि इसका एवरेज 9.8 होती है, लेकिन जिस जगह कर रहे हो आप, जैसे पोल पे कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, उस जगह पे क्या हो सकती है, 9.8 से थोड़ा अलग हो सकती है। उसमें जितनी ज़्यादा एक्यूरेट लोगे उतना क्या होगा, ज़्यादा सही डेटा आपको मिलेगा आपको। तो हम ये देखते हैं कि जो आपका ये सटीकता को भी नापता है कि क्या शोध उपकरणों का सबसे बेहतर ढंग से हमने सिलेक्शन किया है। जैसे अगर आप देखते हो कि डिजिटल जो आपका थर्मोमीटर इत्यादि होती है, वो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, और मरकरी का जो थर्मोमीटर होती है वो भी एक आपका इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन दोनों में एक्यूरेसी लेवल एग्जैक्ट नहीं होता। उसमें लिखा भी होता है कि प्लस माइनस इतना % आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उससे क्या होती है, हमें जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट का हम चयन करते हैं तो उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा एक्यूरेसी में असर आएगा और शोध आपको सही नहीं होगा। हम ये भी देखते हैं कि क्या शोध प्रक्रिया भी आपका अनुसंधान समस्या के अनुकूल है या नहीं है। जिसके बारे में हमने शोध लिया है, जिसको करने के लिए, वो क्या है आपका जो समस्या के अनुकूल है। जैसे किसी ने अगर कोविड पे अगर शोध करने की सोचा है, तो कोविड के अकॉर्डिंग क्या आपका जो शोध है वो उसका अनुकूल है कि नहीं है, सारा पैरामीटर्स इसको भी देखने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई एक शोध टॉपिक ले लिया है कि हमें 14 भुवन की खोज करनी है, तो पृथ्वी के ऊपर भी आपके कुछ लोग होते हैं, जो पृथ्वी के नीचे भी कुछ लोग होते हैं, तो उसके खोज करने के लिए जिस तरह के पैरामीटर चाहिए होता है, क्या हमारे पास है, खाली टॉपिक चूज करने से नहीं होगा, उसके लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा वो भी तो हमें देखने पड़ेंगे ना, लाने पड़ेंगे। तो इसलिए देखते हैं कि जो वैज्ञानिक विधि से हम ये जब तय करते हैं, तो हम ये सबसे पहले इंश्योर करते हैं कि क्या शोध प्रक्रिया में जो इंस्ट्रूमेंट हम या जो भी हम जिससे कर रहे हैं वो क्या हमारे शोध के अनुकूल है कि नहीं है। अनुसंधान में ठोस एक वैज्ञानिक विधि और उसके प्रोसेस प्रक्रिया को अपनाए जाने के कंटिन्यू हम प्रयास करते हैं, जिससे कि इसके हर स्टेप में हम एक्यूरेसी के साथ हम इसका जो आपका एक्सपेरिमेंट को हम कर सकें, मेजरमेंट और परीक्षण को हम कर सकें। इस तरह से क्या हुआ कि सबसे बेहतर जो डेटा का जो कलेक्शन करते हैं, जितना हम बेहतर से बेहतर तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे, उतना क्या होगा, हमारे शोध की जो आपका सटीकता होगा, जो एक्यूरेसी होगा, उसमें क्या होगा, करेक्शंस होते जाएंगे। तो ये एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द वैलिडिटी। इट इज़ ऑल्सो द डिग्री टू विच रिसर्च processes, instrument and tools are related to each other।
Accuracy also measures whether the research tools have been selected. इसका क्या करता है, ये भी देखता है कि रिसर्च का टूल जो है वो एक ठीक से सिलेक्ट किया गया कि नहीं किया गया है. Have been selected the best possible manner, and research procedure suit the research problem or not. जिस तरह से हमने रिसर्च का जो हमारा जो शोध है वो उस पर सूट करता है कि नहीं करता है, ये भी हमें देखने होंगे. जैसे मान लीजिए हमने कोविड पे हमने देखा, हमने अगर किसी को शोध करनी है तो जो रिसर्च प्रोसेस होगा वो उसमें क्या होगा, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल से हमें करने पड़ेंगे. फिर हमें जिस तरह से हम इसको करते हैं, जैसे हमें RNA आपका जो वायरस इत्यादि जो आपका जो हम देखते हैं कि ऐसे कई तरह की चीज़ें होती है, DNA RNA सब चीज़ें होती है, वो सारे आपका सेल बायोलॉजी के आपका कंटेंट होती है कि किस तरह से उसमें एक तरह के प्रोटीन होती है, स्पाइक प्रोटीन कहते हैं उसको. तो सारा चीज़ें जो है वो जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसके अप्रोप्रिएट है कि नहीं है. rigorous scientific method and procedure have been adopted in the research, कि हम सही तरह से हमने इसको लिया कि नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे मेथड होती है आप डेटा को कलेक्ट करने के लिए. एंड ईच स्टेप इन द रिसर्च इज टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी. हर एक स्टेप को जब आपने मान लो कि अगर आप कोविड के वैक्सीन पे अगर आपने रिसर्च करते हो तो उसके जितने स्टेप है हर स्टेप को बहुत अच्छे से आपने मेज़र किया. कहीं भी अगर गलती रह जाएगा तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो खतरनाक हो सकता है. दस द चूजिंग द बेस्ट डेटा कलेक्शन टूल्स इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च. अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि जब चुनाव होती है तो चुनाव के समय क्या करते हैं हम लोग. अब मान लो किसी जगह पे 1 करोड़ लोग रहते हैं तो हम 1 करोड़ लोगों के पास जाके तो हम नहीं पूछ सकते ना सबसे कि आप किसको वोट पसंद करते हो, किसको वोट दोगे. हम क्या करते हैं, 1 करोड़ लोग अगर है तो हम एक सैंपल लेते हैं, डेटा लेते हैं. जितनी ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करेंगे उतनी ज़्यादा आपका बेहतर है. लेकिन डेटा को कैसे इंक्लूड करें. अब मान लीजिए कि आपको अगर आपने तय किया कि आप 1 करोड़ लोग किसी जगह के, मान लो कि अगर यूपी का अगर हमें देखनी है, सपोज करो कि यूपी में सपोज करो कि 1 करोड़ लोग रहते हैं, सपोज करो. अब 1 करोड़ लोग के पास आप जाओगे नहीं. आपने सोचा कि आप 50,000 लोगों से पूछोगे तो कितने परसेंट हो गए 1 करोड़ का, आधा परसेंट. 1% में नहीं, अगर 1% होंगे तो 1 लाख लोग हो जाएंगे. तो या तो आप 50,000 से 1 लाख लोगों को आप पूछोगे, क्योंकि उससे ज़्यादा तो आपके पास नहीं हो सकता कि आप सबके पास जाकर पूछो. अब ये 1 लाख या 50,000 जो लोग आप सोचे हो उसको कहाँ से लोगे. अगर आपने एक ऐसा जगह से लिया, मान लो ABCD 4 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इलेक्शन में खड़ी है और 1 करोड़ लोग वोटर्स है उसमें, किसको कौन कितना वोट देगा जानने के लिए अगर आप खाली ऐसे जगह से डेटा लोगे जहाँ पे पार्टी A के समर्थक ज़्यादा है तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ऐसे जगह का आपने इंक्लूड नहीं किया जहाँ पे उनका समर्थक कम है बहुत. तो हम क्या करते हैं, हम डेटा को हम लेते समय इन सब चीज़ों का हम एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं कि ऐसे जगह से डेटा को कलेक्ट करें जहाँ पे हमें मिली जुली मिले. मतलब ऐसा भी हो जहाँ पे हर तरह के लोगों का रिएक्शन इंक्लूड हो जाए. A, B, C और D 4 पार्टियों के, उनके समर्थक, उनके विरोधी, ये सारे लोग आ जाए. इतने ऐसे एवरेज निकल जाए कि आप एक कह सकते हो कि 1 करोड़ लोगों पे भी लगभग यही परिणाम निकलेंगे. सेम तरह से आप जब किसी वैक्सीन का जो आप देखते हो कि कितना % सक्सेस है तो उसको हम बहुत आपका पैरामीटर के अंदर देखते हैं. मेल पर, फीमेल पर, बच्चों पर, अलग अलग एज ग्रुप पे, बुजुर्गों पर क्या क्या असर पड़ते हैं, क्योंकि सबका बॉडी का आपका जो रिस्पॉन्स अलग अलग होती है. तो ये सारा चीज़ देखी जाती है और उसके बाद हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं. अगर हम ऐसे जगह से डेटा ले लेंगे कि जहाँ पे ऑलरेडी मतलब एक ही पार्टी का, किसी खास एक पार्टी का ही आपका ज़्यादा मतलब लोग पसंद करने वाले होंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या दिखाएगा कि सारे वोट मान लो पार्टी A को मिल रहा है, किसी एक पार्टी मान लो कि एक A पार्टी है उसको मिल रहा है, लेकिन किसी और लोकेलिटी में B का ज़्यादा दबदबा है
तो पार्टी की बी के बारे में हमने कुछ पता ही नहीं किया, तो क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उसमें एरर रहेगा। तो हमने अगर क्या बोला कि इतने सीट मिल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, अलग आ सकता है, क्योंकि जिस जगह पर उनका बोलबाला नहीं था हमने वहाँ से डेटा को हमने इकट्ठा ही नहीं किया, लोगों से हमने वहाँ पूछा ही नहीं हमने। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इसको अलग अलग तरह से देखते हैं कि डेटा में एक्यूरेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्यूरेसी है कि नहीं है। इसी प्रकार से जब आप प्राणायाम कराते हो और या आसन कराते हो, इसके ऊपर अगर आप शोध करते हो, तो उनके भी जब डेटा इकट्ठा करते हो, तो आपको जब सैंपल लेते हो तो बहुत ध्यान रखनी होती है कि जो लोग प्राणायाम योग करने से, अगर कोई लोग योग प्राणायाम करना शुरू करते हैं, तो क्या उनके जीवन के जो समस्याएं हैं, जैसे तनाव होना या दूसरी चीज़ें, कम होती है। अब इसके लिए हमें एक्यूरेसी कहाँ से आएगी, हम ऐसे लोगों का सैंपल लेंगे जिन्होंने कभी योग पहले करते नहीं थे लेकिन अभी बहुत परेशान हैं। उनको लेकर के अगर हम उनको प्राणायाम कराएंगे, ध्यान कराएंगे, आसन कराएंगे, हमने मान लो कि ऐसे सैंपल ले लिया और हमने 50 के 2 सैंपल लिया, हमने एक पार्ट को हमने ध्यान आसन प्राणायाम कराया, या 3 सैंपल ले लिया, मान लो 150 लोग को लिया हमने 50-50-50 करके, एक 50 पार्ट जो है हमने 3 कैटेगरी बना लिया, ए बी सी। कैटेगरी ए में भी 50 लोग हैं, बी में भी 50 लोग हैं, सी में भी क्या 50 लोग हैं। हमने ए को क्या किया कि उनको मेडिसिन दिया, जो और एक ही तरह के आपका तनाव इत्यादि बीमारियां भी एक ही तरह के हैं, सब कुछ एक ही तरह के, एज ग्रुप इत्यादि भी एक ही तरह के है, लाइफस्टाइल भी एक ही तरह के है। लेकिन ये 150 लोग जो है ये पहले योगा नहीं करते थे, प्राणायाम नहीं करते थे, क्योंकि अगर हम सैंपल में अगर हम ऐसे लोगों को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे जो पहले से ही योग प्राणायाम करते थे, तो हमको सही परिणाम नहीं मिलेगा कि उनको योग प्राणायाम करने से कितना क्या अंतर आया, क्योंकि वो अगर पहले करते थे। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग पहले 1 महीने किए होंगे, पहले 5 महीने किए होंगे, या कुछ लोग बचपन से किए होंगे, पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे केसेस पे हम क्या करते हैं, हम पहले सैंपल जब इकट्ठा करेंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि इनमें से कोई लोग पहले योगा नहीं करते थे, तो क्या होगा, हमको एग्जैक्टली हमें एक्यूरेसी मिलेगा कि वास्तव में योगा से कितना फ़ायदा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, और अगर हमको एक्यूरेसी चाहिए तो हम इसको 3 ग्रुप में हमने बांट दिया, ए बी सी। पहले जो 50 लोग है ए बी सी ए आपका ग्रुप का, उनको हमने खाली उस तनाव से या उस बीमारी से, उस परेशानी से मुक्त होने के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसका हमने मेडिसिन दिया, किसी भी तरह का मेडिसिन दिया हमने। दूसरे ग्रुप को क्या किया, हमने मेडिसिन भी दिया और योग प्राणायाम भी कराया। और जो तीसरा ग्रुप है उनको हम खाली योग प्राणायाम कराया, उसको मेडिसिन नहीं दिया हमने। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्या इसका प्रभाव नाम जप पर या हरि कथा पर या भागवत कथा सुनने से क्या असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। तो एक्चुअली पड़ता है कि नहीं, अगर मुझे शोध पे देखना होता है तो हम क्या करेंगे, चौथा ग्रुप भी बनाएंगे, उनको ना तो दवाई देंगे और ना ही उनको हम कोई आसन प्राणायाम कराएंगे, उनको खाली क्या करेंगे, प्रभु कथा सुनाएंगे, जैसे भगवत गीता की कथा या अब ये जो भागवत कथा सुनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद ये चारों ग्रुप में क्या अंतर है, जबकि समस्या एक ही लेवल से शुरू हुआ था और ये लोग कभी भी योग नहीं करते थे। यहाँ पे जो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे कि 1-1.5-2 महीने बाद कि कितने लोग ऐसे हुए हैं जो कभी आसन योग नहीं, कितने लोग खाली मेडिसिन है, उन मेडिसिन से कितने लोगों को कितना फ़ायदा मिला, खाली मेडिसिन जो लिए थे, और जो लोग खाली आसन प्राणायाम किए थे उनको कितना फ़ायदा मिला, जो मेडिसिन में लिए और आसन प्राणायाम में किए उनको कितना फ़ायदा मिला, और जिन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ खाली हरि कथा सुना उनको कितना फ़ायदा मिला। फिर आप इनका स्टैटिस्टिक्स के ग्राफ बना सकते हो और ग्राफ बना करके फिर आप इसको दिखा सकते हो कि इस तरह से हमने पाया, और हमने पाया कि जिसमें भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इस विधि से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चारों में से। उसके बाद आपका क्या हुआ, ये आपका ज़्यादा एक्यूरेसी हुआ, क्योंकि इनमें से किसी को आपने पहले कोई भी किसी ने पहले योग प्राणायाम नहीं किए थे। तो ये जो होती है, हम इसी तरह से हम हर जगह पे हम मेज़र करते हैं, इससे हम कहते हैं आपका एक्यूरेसी को ज़्यादा बेहतर करना। तो इसमें भी आपका एक्यूरेसी के साथ साथ आपका बाकी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाती है।
फिर आता है आपका क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? इट इज द यूज ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट प्रोसेसर इन द रिसर्च। हमने अभी बात किया कि आपने जो डेटा है वो कहाँ से आपने इकट्ठा किया। मान लो कि आपने जो डेटा इकट्ठा किया, जो लोग तनाव में है, स्ट्रेस में है, आप खुद ही सोचो, अगर आप अपने आसपास के जो लोगों को, कुछ लोगों को जो आपको लगता है कि तनाव में है, आपने अगर उसको, उन लोगों को इंक्लूड किया, डेटा को आपने कहाँ से इकट्ठा कर रहे हो, अगर आसपास के लोगों को देखते हो, इनमें से कुछ ने आके कुछ आपको कुछ समस्या बताया, उनसे आपने डेटा इकट्ठा किया, और आपका कोई दूसरा दोस्त जो शोध कर रहा है वो किसी अस्पताल, एम्स जैसे किसी अस्पताल में जाते हैं, जाने के बाद वहाँ जो पता करते हैं कि कितने लोग आपका डिप्रेशन या इनके मरीज है, डॉक्टर से उनका सारा रिकॉर्ड लेते हैं, और डॉक्टर उनको रेकमेंड करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं कि हाँ ये लोग जो है ऐसे ऐसे बीमारी से ग्रस्त है, उनमें से 50 लोगों को लेते हैं। अब बताओ कौन सा डाटा ज़्यादा आपका वैल्यूएबल होगा? वैल्यूएबल कौन से होंगे? जो डॉक्टर से हमें लिया हमने। ये जो सोर्स है ज़्यादा बेहतर सोर्स है कि हम डायरेक्टली अस्पताल गए, डॉक्टर ने ऑलरेडी एक एक्सपर्ट ने रेकमेंड कर दिया कि हाँ ये इस बीमारी से इससे आपका ग्रस्त है, तो वो जो डेटा होगा उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा अच्छा होगा। तो इट इज़ द यूज़ ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन को हम कहाँ से हम ले रहे हैं, एंड द बेस्ट प्रोसेसर इन द रिसर्च। फिर उसके बाद हम जो प्रोसेसर अप्लाई कर रहे हैं, अभी मैंने आपको 4 प्रोसेसर के बारे में, मेथड के बारे में बताया कैसे कैसे करते हैं। ऐसे बहुत तरह होते हैं आपका। अभी हम जब रिसर्च के टाइप हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कितने तरह के रिसर्च होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेसर क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। लेकिन जो बेस्ट होंगे उसको हम अडॉप्ट करेंगे। द यूज ऑफ द सेकेंडरी डेटा सेव्स टाइम एंड रिड्यूसेस कॉस्ट। कल हमने बताया था कि जैसे जनगणना होती है, सरकार जब जनगणना करती है तो क्या कहलाती है? सरकार जब जनगणना करके जब डेटा इकट्ठा जब करती है, उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सरकार का इकट्ठा किया हुआ डेटा कि इतने मेल है, इतना फीमेल है, इतने बेरोजगार है, इतने बच्चे हैं, इतने आपका सब चीज़ के हिसाब से जब हम डेटा को जब इकट्ठा करते हैं, तो सरकार का जो इकट्ठा हुआ किया डेटा जब हम यूज़ करते हैं किसी अपने काम में, अपने शोध में, इसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो सेकेंडरी डेटा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है और पैसा भी बचता है। अब बताओ, आप अगर कोई कंपनी, मान लो एक आपका बीमा कंपनी है, अब बीमा कंपनी खुद अगर सारे चीज़ को अगर ये शोध कराने जाए, पता करने जाए कि देश में कितनी पॉपुलेशन है, किसको कौन सी बीमारी है, कितने मेल है, कितना फीमेल है, तो क्या होगा? इतनी ज़्यादा उनको समय और पैसा खर्च होगा जो फिजिबल होगा ही नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने करके रखा है, उनको ले करके अगर वो अपना एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या होगा? वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें उनका समय और पैसा दोनों बच रही है, और क्योंकि सरकार ने कराया है तो उसको क्रेडिबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा अच्छे होंगे। हाउएवर, द एक्सेसिव reliance on the secondary data when the option of primary data is available entails the risk of reducing the credibility of research। कि वो मतलब क्या हुआ? अगर प्राइमरी डेटा आसानी से अवेलेबल है, आप इसको इकट्ठा कर सकते हो, उस समय सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करते हो, तो सेकेंडरी डेटा में क्या होती है? कभी कभी गलतियाँ आ जाती है, क्योंकि देखो सेकेंडरी डेटा जो होती है उसमें एरर आती है। जैसे कोई एक घटना घटती है, अगर वो रिटर्न फॉर्म में आगे ना जाए, किसी के द्वारा सुन करके आप उसको इकट्ठा करते हो, तो जो बोलने वाला होगा वो उसमें अगर कुछ कमी बोलेगा, क्योंकि इंसान का ऐसा हैबिट होता है कि जो भी वो सुनता है, अगर वो किसी और को बोलेगा तो उसमें कुछ नई बातें जोड़ सकता है या घटा सकता है अपनी रुचि के अनुसार। तो आप जो सेकेंडरी डेटा जब लोगे, तो हो सकता है उसमें कुछ एरर आ जाए, कुछ त्रुटियाँ आ जाए। अगर प्राइमरी डेटा आप भी पॉसिबल है, जनगणना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन सबके पूरा दोबारा करने के लिए, लेकिन दूसरे केसेस में अगर प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना पॉसिबल है तो उसको ज़्यादा क्या रिलायबल होती है। और सेकेंडरी डेटा अगर हमको रिलायबल लेनी होती है, सेकेंडरी डेटा में क्या क्या आती है? आपका दंत कथाएँ भी आती है। दंत कथाएँ मतलब क्या हुआ? जो कथाएँ जो एक दूसरे के साथ हम जो परंपरा में चल रही है, लेकिन उन कथाओं में अगर आप एक ही कथा को अगर कई लोगों से सुनते हो
तो थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। ये क्या आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। लेकिन उन दंत कथाओं के लिए अगर कोई आपका पुस्तक मिलती है, कोई अगर आपका ऐसा कुछ अगर सोर्स मिलती है, जैसे हमारे जो ग्रंथों में लिखा है ऐसा कुछ लिखा हो, तो क्या होगा वो ज़्यादा आपका क्या होगा, वो आपका वैलिडिटी ज़्यादा होगा। तभी हम बोलते हैं ना कि कोई भी बात अगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं कहाँ से आप हमें मिला, हम बोलते हैं कि उपनिषद में है, गीता में है। हम क्या सोर्स बोलते हैं, ताकि हमारा क्या बढ़ती है, इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप बोल देते हो कि कर्मण्येव अधिका वस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु पूर्व माते संगोस्त कर्मण्य, यहाँ का बोल देते पूरे आप, तो आप बोलते कहाँ पर है, ये भगवद गीता के इस जगह पे है। तो आपने जो बातें बताया क्या हुआ, आपका क्रेडिबिलिटी क्या हुआ, काफ़ी बढ़ गई। लेकिन इसी बात को अगर आप अनुवाद करके बोलते हो अपने भाषा में, तो ये अगर आप बोलते कि आपकी विचार है, तो उसमें क्या होती है, अलग हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका प्राइमरी डेटा जो है, अगर पॉसिबल हो इकट्ठा करना प्राइमरी डेटा से, तो ज़्यादा रिलायबल होती है। लेकिन जहाँ पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमको सेकेंडरी डेटा ही हमें करने पड़ते हैं। हेंस आप क्या देखते हो कि हेंस इट हैज़ टू बी ट्रेड ऑफ बिटवीन primary data and secondary data. The accurate reference in the research enhances the credibility of research, but fake references, जो fake अगर references होंगे, also decreases the credibility of the research. हमने भी बताया कि ये श्लोक कहाँ से है, हमने बताया ये श्लोक आपका भगवद गीता से है। तो क्या हुआ, एक आपका रेफरेंस हो गया, लेकिन रेफरेंस सही होना चाहिए। अगर रेफरेंस अगर गलत होंगे तो क्या करेगा, हमारा क्रेडिबिलिटी घट भी जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने बता दिया कि ये हमने जो बातें बताया ये इस उपनिषद के श्लोक में से है। अगर कोई जांच करता है, अगर उसको श्लोक मिल जाती है, तब तो आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, बहुत अच्छा बन गया। और अगर नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, वो आपका घट जाता है वो रिसर्च में। इसलिए आपका क्या होती है, क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है आपका सामान्यीकरण। आपका जो शोध है वो ऐसा होना चाहिए कि हर जगह मतलब आपको वो वैलिड होना चाहिए। जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण, मतलब हर जगह वो वैलिड होगा। अगर हम बताते हैं कि भाई देखो ग्रेविटी होता है ना, वो धरती हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तो अगर मान लो कि किसी के लिए अगर नई बात होता हो कि ये धरती हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तो अगर सपोज करो वो अगर जाता है कि धरती अपनी तरफ सब चीज़ को खींचता है, अच्छा ऐसा है क्या, चलो यहाँ देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, हाँ दिल्ली में तो सब नीचे गिर रही है। अगर बोलते हो तो देखो धरती, ये अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से फेंकोगे आप तो कहाँ जाएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, अपने आप नीचे की तरफ आएगा। ऊपर से फेंक के देखो नीचे की तरफ आएगा। किसी ने बोला अच्छा ऐसा है, फेंक के देखते हैं, तो उसने यहाँ फेंका दिल्ली में बैठ के, हाँ दिल्ली में तो हो रहा है। अगर चेन्नई जाएगा, चेन्नई में यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ भी हो रहा है। अगर ये बोलते हैं कि चलो मेरे घर में देखते हैं, उसके घर में भी हो रहा है, चलो बाहर कहीं जाके देखते हैं, अमेरिका में जाके देखते हैं, हाँ वहाँ भी हो रहा है, रशिया में जाके देखते हैं, वहाँ भी हो रहा है। तो ये क्या हो रही है, हर जगह पर है कि धरती में अपने तरफ हर चीज़ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो क्या हुआ, ये आपका सामान्यीकरण हो गया, जनरेशन हो गया, हर जगह जो काम करती है। अगर हम बताते हैं न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अच्छा ऐसा होता है, हाँ। तो कैसे पता चलेगा कि जैसे आप एक गुब्बारा लेते हो, गुब्बारे को क्या करो, फुला दो, और फुला करके गुब्बारे को, एक बड़ा सा गुब्बारा लो, उसको फुला दो, और फुला कर उसको बांधो मत, उसको क्या करो, उसको फुला करके उसको छोड़ दो। ऐसे फुलाया आपने, छोड़ दिया, तो आप क्या देखोगे कि गुब्बारे का हवा जो है वो अगर पीछे की तरफ निकलती है तो गुब्बारा जो है आगे की तरफ जाती है, मूव करेगा। तो पीछे की जब हवा आपका, जहाँ से आपने गुब्बारे का, आपने बैलून का आपने बांधा नहीं था, तो बैलून के एयर जिस तरह से, जिस डायरेक्शन से आपका निकल रही है, उसके उल्टे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बैलून मूव करेगा। तो क्या हुआ, ये एक्शन क्या हुआ, एयर निकलना, रिएक्शन क्या हो गया, आपका गुब्बारे का आगे बढ़ना। सेम तरह से जो आपका प्लेन इत्यादि जो होती है वो इसी में काम करती है। इसमें भी इसका एक रोल होता है आपका कि जितना थ्रस्ट पैदा होता है उसको बैक की तरफ जाता है और प्लेन आपका आगे की तरफ जाती है। क्या ये खाली इंडिया में होगा? अच्छा बाहर कहीं देख करके देखते हैं, बैलून का कहीं भी लेके जाओ,
अपने घर में जाओ या आप इंडिया के किसी भी दिल्ली, मुंबई या किसी जगह चले जाओ, रशिया चले जाओ, किसी और देश में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, हर जगह पे अगर आप बैलून को फुला के छोड़ दोगे तो एयर जिस तरफ निकलेगा बैलून उसको उल्टे तरफ मूव करेगा, मोशन करेगा, ये उल्टे तरफ गति करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये सामान्यीकरण हो गया, जनरलाइजेशन हो गया कि ये बात हर जगह लागू होती है। तो रिसर्च जो होंगे, जो हम शोध करेंगे, ये शोध अगर आपका अनुलोम विलोम से अगर तनाव कम होती है तो ये दिल्ली में भी होगा तनाव कम, अगर शुद्ध हवा में करते हैं तो, और चेन्नई में भी होगा, यूएस में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, हर जगह होगा। तो क्या होगा, ये आपका सामान्यीकरण हो गया, इसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन हो जाना। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए रिसर्च के, अगला ये आपका है जनरलाइजेबिलिटी, यानी कि इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द वैलिडिटी, क्योंकि हर जगह वैलिड होना चाहिए। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी अप्लाइड फॉर ए लार्जर पॉपुलेशन। हर जगह पे ये काम होना चाहिए, जैसे दवाइयाँ काम करती है ना, अगर आप पैरासीटामोल बीमारी बुखार में अगर कोई लेता है, फीवर इत्यादि में जो उसका जो दवाई होती है, तो हर जगह काम करेगा। तो ये क्या हो गया, आपका जनरलाइजेशन हो गया, सामान्यीकरण हो गया। द सैंपल कंसिडर टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन सो द फाइंडिंग्स शुड बी एप्लीकेबल टू द पॉपुलेशन। कि जैसे हमने कहा कि कोविड वैक्सीन जो हमने शोध किया, तो हमने ऐसे इस तरह से इसको जांचा कि हर जगह पे काम करे। तो क्या हुआ, हमने सैंपल में कुछ ही लोगों का हमने शामिल किया था, लेकिन वो सब जगह पे जब इसका एक पैरामीटर होता है, उसका जब फॉलो हुआ तो पता चला कि ये सब जगह काम कर रही है। तो ये हम कहते हैं इसको कि ये एप्लीकेबल होती है क्या, सब पॉपुलेशन पे। सेम तरह से हम बोलते हैं कि अनुलोम विलोम से आपका तनाव कम होती है, तो हमने एक सैंपल पे हमने इसको शोध किया, लेकिन पाया कि ये किसी भी जगह पे अगर अनुलोम विलोम कराते हो और अगर सही तरह से कराते हो, ऑक्सीजन के साथ कराते हो, तो ये काम करता है। ये मतलब ऑक्सीजन के साथ मतलब कहने का मतलब कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, बिना पॉल्यूशन वाला जगह पे करते हो तो ये हर जगह ये एप्लीकेबल है। तब कहते हैं कि ये सामान्यकरण है, मतलब सब जगह एप्लीकेबल है। पॉपुलेशन का मतलब हो गया यहाँ पे वो सारा सैंपल जितने लोगों पे हम इसको, पॉपुलेशन का मतलब होती है कि वो सारा लोग जो इसको करते हैं। जैसे अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो जितने लोग करेंगे वो सब मिला के क्या कहेंगे, उसको पॉपुलेशन कहेंगे। इस तरह से हम कहते हैं कि सामान्यकरण या शोध में जनरलाइजेशन करते हैं इसको। इस तरह से हमें शोध में ये गुण होने चाहिए। अगर ये खाली किसी एक जगह काम करेगा और बाकी जगह काम नहीं करेगा तो ये हमारा शोध के गुण नहीं है। ये शोध के गुण ऐसा होना चाहिए कि जो हर जगह पे वो एप्लीकेबल हो। आज हमने यहाँ तक किया सामान्यकरण तक। इसके 12 पॉइंट है, बाकी हम 6 पॉइंट हम आगे कल से हम अगला क्लास में करेंगे। आप सबका धन्यवाद।